इसलिए उनकी बात कर रहा हूं कि आपको आपका इतिहास याद रहे। ऐ मेरे लोगों, आप अपना इतिहास भूल गए हो। मैं आपको इतिहास याद दिलाने के लिए आया हूं। मैं अपने नौजवान इस आंधी से कहना चाहता हूं, जो नौजवानों की आंधी यहां बैठी है, तुम में वो दम है कि बड़े से बड़े तानाशाह का तख्ता पलट कर दो। तुम में वो दम है कि बंजर मिट्टी को उपजाऊ बना दो, बंजर भूमि का सीना चीर दो। तुम किसान कमेरों की औलाद हो। अगर जानना हो तो 50 साल पहले का अपना इतिहास पूछना चाहता हूं। आप लाखों की संख्या में जयपुर में इकट्ठा हुए थे। बताओ कार्तिक भील को न्याय क्यों नहीं मिला? मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूं आपसे। मैं जानना चाहता हूं आपकी पंचायत के एक हफ्ते बाद ही मेरी बहन पूजा को 10 टुकड़ों में जिन्होंने काटा, उनको, उस बहन के परिवार को न्याय कब मिलेगा? बताओ। मैं जानना चाहता हूं कि बलौत्रा में जिस बहन को अन्याय का सामना करना पड़ा, उसको जला दिया गया, उसको न्याय कब मिलेगा? बताओ। ये मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से। मेरे लोगों, उन्होंने रुपया पैसा नहीं, तुम्हें करोड़ों रुपए से भी ताकतवर वोट का अधिकार दिया। तुम चाहो तो यहां के मुख्यमंत्री को हरा के उसकी नाक रगड़वा सकते हो, अगर तुम चाहो। अपने बच्चों को, अपने महापुरुषों के संघर्ष को चंद राशन पे बेचने का काम करोगे मेरे लोगों। देखो आपकी वोट में कितनी ताकत है। जो आपके घर का पानी नहीं पिएगा, आपके पैर दबाएगा चुनाव में आके और कहेगा आप मेरी दादी हो, चाची हो, आप मेरे भाई हो, भैया हो, आप मेरे चाचा हो, मेरे सर पे हाथ रख दो। और जिस दिन चुनाव चला जाएगा मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप उनके घर जाना, वो अंदर बैठ के मना करा देगा कि नेताजी यहां नहीं। निकाल लाया हूं परिंदों को पिंजरों से, निकाल लाया हूं परिंदों को पिंजरों से। अब बस परिंदों के दिमाग से पिंजरा निकालना बाकी है। जिस संविधान सबको आगे बढ़ने की इजाजत देता है, तो वो इजाजत जमीन पे भी मिलनी चाहिए। आवाज दो, जय भीम, जय भीम। और करने इसके बाद तीसरा है ये नैनवा, भादरा और अब ये गंगापुर सिटी। इसके बाद 4 और करने, बाकी 4 संभाग में फिर एक ऐतिहासिक करेंगे जयपुर में, राजधानी में, भोपाल की तरह। और उस दिन सरकार को और राजस्थान को यह संदेश देंगे कि अगर आप ये चाहते हो कि आपका आदमी सीएम बने तो किससे मांगने का काम बंद कर दो। अगर आप ये कहोगे कि हमने सम्मेलन बुलाया है, भाई हमने महापंचायत बुलाई है इसलिए कि हमारे आदमी को सीएम बना दो, मांगने से, कहने से कोई आपके आदमी को सीएम बनाएगा क्या? मैं तो अपने उन भाइयों से भी कह रहा हूं, अपनी ताकत पहचानो। वोट आपका है, राज आपका आएगा, कोई रोक नहीं सकता है। राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में आएगा। कुछ दिन की बात है, आप देखते जाओ, आपका राज आएगा। ऐसा राज आएगा जिसके बाद शायद कभी कोई दुनिया में भारत के अंदर चुनाव लड़ने की इच्छा ही ना करे। सब खुश हो जाएंगे, मेरा मानना है। वाल्मीकि की मैं बात कर रहा हूं, अपने समय समय पे जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों की इसलिए कर रहा हूं, चाहे वो महाराज सिंह भारती रहे हो, या महामना राम सुपरमा रहे हो, या फिर मेरे गुरु मान्यवर काशीराम रहे हो। मैं इसलिए उनकी बात कर रहा हूं कि आपको आपका इतिहास याद रहे। ऐ मेरे लोगों, आप अपना इतिहास भूल गए हो। मैं आपको इतिहास याद दिलाने के लिए आया हूं। मैं अपने नौजवान इस आंधी से कहना चाहता हूं, जो नौजवानों की आंधी यहां बैठी है, तुम में वो दम है कि बड़े से बड़े तानाशाह का तख्ता पलट कर दो। तुम में वो दम है कि बंजर मिट्टी को उपजाऊ बना दो, बंजर भूमि का सीना चीर दो। तुम किसान कमेरों की औलाद हो। अगर जानना हो तो 50 साल पहले का अपना इतिहास जानो कि तुम्हारे पूर्वजों ने इस देश में क्या क्या नहीं सहा। चलो बात करते हैं, आपको बताने आया हूं कि गलती कहां हो रही है। आप मुझसे प्यार करते हैं?
जो लोग ये पूछते रहते हैं कि चंद्रशेखर राजस्थान क्यों आता है, वो तो यूपी का है, उनको ये बस ये बता देना कि वो हमारा नेता नहीं, वो हमारा भाई, और उसका हमारा खून का रिश्ता है। उसने हमसे वादा किया कि अगर आपके लिए खून की आखिरी बूंद भी चुकानी पड़ी तो उनका भाई पीछे नहीं हटेगा। ये बात बस उनको बता देना। ना मेरा कल आपसे राजनीतिक रिश्ता था, ना आज है, ना जिंदगी में रहेगा। मेरा आपका खून का रिश्ता है, मेरा आपका दर्द का रिश्ता है, मेरा आपका संघर्ष का रिश्ता है, मेरा आपका उस अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है वो रिश्ता है कि ना गुलामी आप सहना चाहते, ना गुलामी मैं सहना चाहता। मेरा तो नाम ही आजाद है, गुलाम ना पैदा हुआ, ना जीऊंगा, ना मरूंगा। सम्मानित भाइयों, 14 अगस्त 1947 भारत गुलाम था अंग्रेजों का। मेरी बात पे गौर करना, क्योंकि नौजवान साथी सिर्फ नारे ना लगाएं, उनके कंधों पे समाज को तराने की जिम्मेदारी है। उनको अपने आप को झुका के अपने समाज को अपने कंधे पे बिठा के ताकतवर बनाना है। और जिसने ठान लिया है, जिसने नीला पटका डाल लिया है, उसके ऊपर और बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि वो अपने मान सम्मान को और अपने स्वाभिमान सम्मान को और अपने समाज के अधिकारों को लूटने ना दे, उसे झुकने ना दे, उसे बिकने ना दे, उसको हार ना मानने दे। तो मैं बात कर रहा हूं तब की जब हम इस देश में गुलाम हुआ करते थे। 14 अगस्त 1947 हम इस देश में गुलाम थे। गुलाम तो पूरा भारत था, लेकिन पूरे भारत के हर सब लोग अधिकारों से वंचित नहीं थे। बहुत सारे लोगों को अधिकारों की आजादी थी, पढ़ने की, लिखने की, घूमने की, मकान बनाने की, जमीन रखने की, खेती करने की और तमाम तरह की आजादी थी। लेकिन जो गुलामों के गुलाम थे ये बहुजन समाज के लोग, जो आज जातियों में बट के अपनी एकता को कायम नहीं कर पा रहे हैं। मैं तो बधाई देता हूं कि आपने जोड़ा, आपने SC ST की महापंचायत की, मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरे रूप में ये सब लोग चंद्रशेखर वहीं थे, आपने देखा होगा। मगर देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त को जो गरीब था, 15 अगस्त को वो गरीब था। 14 अगस्त को जिसके खाते में 100 रुपए थे, 15 अगस्त को भी उसके खाते में 100 रुपए थे। 14 अगस्त को जिसके पास एक गज जमीन नहीं थी, 15 अगस्त को भी उसके पास एक गज जमीन नहीं थी। 14 अगस्त को जो सामाजिक असमानता का शिकार हो रहा था, 15 अगस्त को भी वो सामाजिक असमानता का शिकार हो रहा था। 14 अगस्त को जिसको मंदिर में जाने की आजादी नहीं थी, 15 अगस्त को उसको मंदिर में जाने की आजादी नहीं थी। 14 अगस्त को जिसको बिजनेस करने की आजादी नहीं थी, 15 अगस्त को भी उसको बिजनेस करने की आजादी नहीं थी। हमें आजादी कब मिली? जब 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा लिखा संविधान इस देश में लागू हुआ। तब हमें आजादी मिली। क्या आजादी? कि हम भी सम्मान से पूरे देश में कहीं घूम सकते हैं, हम भी पूरे देश में किसी भी सरकारी जगह पे जो दूसरों का अधिकार है वो अधिकार हमें भी हैं, और हम भी बिस्लेरी का पानी पी सकते हैं। इतिहास पढ़ो, अब से लगभग 100 साल से पहले बाबा साहब अंबेडकर आपको तालाब से पानी पिलाने के लिए लड़े। मेरे लोगों, याद करो वो दिन। और आज उनके वंशज देखो, बाबा साहब के संविधान की देन है कि आज उनके वंशज बिस्लेरी का पानी पी रहे हैं। ये आजादी मिली 26 जनवरी 1950 को। लेकिन जो बात मैं आपसे कह रहा हूं उस पर गौर करना। ये आजादी कितने मुकाम तक पहुंच पाई और कितने अधिकारों के लिए आपको संघर्ष करना पड़ा, लड़ना पड़ा, आंदोलन करने पड़े, लाठियां खानी पड़ी, मुसीबतें झेलनी पड़ी। जैसा मैंने आपको बताया कि 26 जनवरी 1950 को आजादी संविधान के जरिए मिली, लेकिन संविधान के साथ ये शर्त रखी गई जो अंतरिम सरकार बनी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बिना चुनाव लड़े, उस सरकार ने वादा किया बाबा साहब अंबेडकर से
कि जो संविधान में अधिकार आपने लिखे हैं, जो यो भाग 4 में नीति निर्देश तत्व में जो आपने इनकी तरक्की के लिए योजना बनाई है, जो आर्टिकल 340 में दलितों से भी पहले पिछड़े वर्ग की तरक्की का रास्ता आपने खोला है, जो सभी धर्मों को धार्मिक आजादी आपने दी है, जो किसानों को सर छोटू राम और बाबा साहब अंबेडकर के रूप में जो गरीबों को जमीन मिले, जिसको चौधरी चरण सिंह जी ने बाद में करके भी दिखाया, वो जमीन रखने का अधिकार जो है वो अंतिम व्यक्ति को भी मिलेगा। ये बात और ये दावा वादा सरकार ने किया और बाबा साहब अंबेडकर ने उन पर भरोसा किया, लेकिन बाबा साहब ने अपने बच्चों को भी कुछ कहा। वो ये कहा, जब उन्होंने पहले हमें वोट का अधिकार दिलाया था, उस वोट के अधिकार के खिलाफ सब लोग थे। कोई कहता था वोट उसको मिलेगी जो लगान देता, कोई कहता वोट उसके मिलेगी जिसका व्यापार हो, कोई कहता वोट उसके मिलेगी जिसकी जाति ऊंची हो, कोई कहता वोट देने का अधिकार उसको मिलेगा जो पढ़ा लिखा हो, जो पैसे वाला हो। लेकिन बाबा साहब ने कहा, क्योंकि वो दूरदर्शी थे, उन्होंने कहा फिर इस देश का लोकतंत्र मजाक बन के रह जाएगा अगर चंद लोग फैसला करेंगे कि किसकी सरकार होगी। तो बाबा साहब ने तर्क देके सहमत किया कि देश के अंतिम व्यक्ति को भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए और जनता तय करेगी कि राज किसका आएगा। उन्होंने नारा भी दिया मेरे लोगों आपके लिए कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया है, आज के बाद राजा बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा। उन्होंने नारा इसलिए दिया कि उनको यह भरोसा था कि उनकी आने वाली पीढ़ियां पढ़ लिख के अपनी वोट की ताकत को समझेंगी और वो 21वीं सदी में जब 2023 चल रहा होगा, वो पंचायत करके हाथ फैला के मांगेगी नहीं कि लाओ हमें मुख्यमंत्री का पद दे दो। वो ऐसे नहीं मांगी, ऐसा भरोसा नहीं था बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर को भरोसा था कि पढ़ लिख के हमारे लोग समीक्षा करेंगे, आकलन करेंगे, संघर्ष करेंगे और अपनी वोट को संगठित करके भाईचारा बना के प्रदेशों में और देश में अपना राज व्यवस्था जो है लागू करके दिखाएंगे, अपना राज लाके दिखाएंगे। क्योंकि भारतीय संविधान में जो अधिकार आपको मिले हैं नौजवान साथियों, उन अधिकार को लागू, उन कानूनों को लागू कराने की अगर ताकत किसी के पास है तो वो सत्ता के पास है। जिनकी सरकार होती है वो कानून को अपने तरीके से लागू कराते हैं और जो नए कानून बनने चाहिए आपके अधिकारों के लिए, उनको कानूनों को बनाने की ताकत भी इस पंडाल में नहीं है। वो ताकत भी विधानसभा और लोकसभा के पास है। आप लाखों लोगों की भीड़ कर लो और वोट आपको 4 ना मिले तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। पूरे राजस्थान के बहुजन समाज के लोग भी सड़क पे खड़े हो जाएं तो एक कानून नहीं बना सकते, क्योंकि भारतीय संविधान ने कानून बनाने का अधिकार विधानसभाओं को और लोकसभाओं को दिया। बाबा साहब अम्बेडकर को भरोसा था कि उनकी आने वाली पीढ़ी आकलन करेगी, क्योंकि वो ये जानते थे कि जिन लोगों के हाथ में सत्ता है वो मेरे लोगों को कुछ नहीं देंगे, वो बिल्कुल कुछ नहीं देंगे। वो तो मेरे लोगों को जो अधिकार मैंने संविधान में सुरक्षित किए हैं वो तो उनको भी छीनने का काम करेंगे, समय समय पे उनको भी लूटने का काम करेंगे। आज देखो ऐसी हालात है। देखो कहते हैं कि न्याय सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। आप मुझे जवाब दो और कहो कि चंद्रशेखर झूठ बोल रहे हो हमारे भाई कि इंदर मेघवाल को न्याय क्यों नहीं मिला। आप बताओ मुझे, जब न्याय जन्मसिद्ध अधिकार है तो इंदर मेघवाल को न्याय दिलाने के लिए आपको आंदोलन क्यों करना पड़ा राजस्थान में। आप बताओ, न्याय अगर जन्मसिद्ध अधिकार है तो जितेंद्र मेघवाल को उसकी हत्या की गई, तुम्हारे भाई की, तुम्हारा खून था वो, उसकी हत्या की गई, उसको बकरे की तरह काट दिया गया घेर के। एक बहादुर तुम्हारे भाई को, उसके हत्यारों को सजा दिलाने के लिए तुम्हें आंदोलन क्यों करना पड़ा। तुम इतने बड़े पैमाने पे क्यों झूठे पाली में जाके। मैं आपसे इसलिए पूछना चाहता हूं कि ओम प्रकाश रैगर फांसी लगा लेता है क्योंकि उसको लगता है उसको न्याय नहीं मिलेगा। मैं इसलिए आता हूं राजस्थान की ओम प्रकाश रैगर लिखता है सुसाइड नोट में कि मेरा भाई आएगा मुझे न्याय दिलाने के, इसलिए आता है चंद्रशेखर आजाद राजस्थान। मैं ये पूछना चाहता हूं
आप लाखों की संख्या में जयपुर में इकट्ठा हुए थे। बताओ कार्तिक भील को न्याय क्यों नहीं मिला? मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूं आपसे। मैं जानना चाहता हूं आपकी पंचायत के एक हफ्ते बाद ही मेरी बहन पूजा को 10 टुकड़ों में जिन्होंने काटा, उनको, उस बहन के परिवार को न्याय कब मिलेगा? बताओ। मैं जानना चाहता हूं कि बलौत्रा में जिस बहन को अन्याय का सामना करना पड़ा, उसको जला दिया गया, उसको न्याय कब मिलेगा? बताओ। ये मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से। उनको भरोसा था बाबा साहब अम्बेडकर को, उनको क्योंकि एहसास था इनके चरित्र पे कि ये मेरे लोगों को न्याय नहीं देंगे, अधिकार नहीं देंगे, और जो अधिकार मैं देके जा रहा हूं उनको लूटने का, छीनने का काम करेंगे। इसलिए मेरे लोगों, उन्होंने रुपया पैसा नहीं, तुम्हें करोड़ों रुपए से भी ताकतवर वोट का अधिकार दिया। तुम चाहो तो यहां के मुख्यमंत्री को हरा के उसकी नाक रगड़वा सकते हो अगर तुम चाहो। ये ताकत बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है आपको। और तुम देखना, चुनाव आएगा, मेरी माए बहनें यहां बैठी हैं। देखो, मैं नहीं कहना चाह रहा था लेकिन कहूंगा। अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो राशन देंगे, आपने सुना ना? राशन देंगे घर तक, सुना आपने? ये भी गैस सिलेंडर सस्ता करेंगे। 4.5 साल कहां थे? 4.5 साल पहले ये अमीर थे क्या सब लोग, जो आज इस 6 महीने में आपको इनका सिलेंडर सस्ता करना है? 4.5 साल आपने राशन नहीं दिया। देखो, इस सरकारों की निर्दयता, यही की नहीं, देश की सरकारों की बता रहा हूं, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो या किसी और की। मैंने देखा कि दिल्ली में मजदूर किस तरह से अपने घर लौटा। इन सरकारों के पास उनको देने के लिए बसें नहीं थी मेरे लोगों, उनको भेजने के लिए ट्रेन नहीं थी। वो अपने बच्चों को अपनी पीठ पे लादकर खून के आंसू रोते हुए उनके पैरों में छाले पड़ गए, तब वो मेरे मजदूर भाई अपने घरों तक पहुंचे। हजारों लोग जाते जाते मर गए भूख से, एक्सीडेंट करके ट्रेन के आगे नीचे आके। हजारों बहनें, उनकी चप्पलें घिस गई, किस तरह से वो घर पहुंची। निर्दयी सरकारों ने कुछ नहीं सोचा। ये यही थे ना सरकार के लोग, जब आप भूख से मर रहे थे, कोरोना काल में लॉकडाउन लगा था, तब भी तो ये सरकारें यही थी। आज चुनाव आ रहा है और उनको दिख रहा है कि वो अपने लोगों की तरफ बढ़ रहे हैं, वो अपने लोगों को ताकत देने के लिए सोच रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं राशन ले लो। ये बताओ, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चों को कुर्बान करके आपको वोट का अधिकार दिलाया, उनको राशन पे बेचने का काम करोगे? अपने बच्चों को, अपने महापुरुषों के संघर्ष को चंद राशन पे बेचने का काम करोगे मेरे लोगों? देखो आपकी वोट में कितनी ताकत है। जो आपके घर का पानी नहीं पिएगा, आपके पैर दबाएगा चुनाव में आके और कहेगा आप मेरी दादी हो, चाची हो, आप मेरे भाई हो, भैया हो, आप मेरे चाचा हो, मेरे सर पे हाथ रख दो। और जिस दिन चुनाव चला जाएगा मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप उनके घर जाना, वो अंदर बैठ के मना करा देगा कि नेताजी यहां नहीं। इसलिए आपसे कहने के लिए आया हूं यहां राजस्थान में, आप तय करो। अगर ये लोग बहुत अच्छे हों और ये आपके मन मर्जी काम कर रहे नौजवान, यहां कितने बड़े पैमाने पे मीडिया के लोगों छापना कल, अगर आपके अंदर खुददारी है, बताओ कितने मेरे भाई नौजवान बेरोजगार बैठे, जरा हाथ उठा के बताओ मुझे एक बार। ये देखो, ये है राजस्थान की सच्चाई। उठा के रखो, इनको देखने दो, इनके कैमरे देखे, पूरा भारत देखे। नीचे करो हाथ, सुनो, बताओ इस देश के नौजवानों की, राजस्थान की नहीं, पूरे देश के नौजवानों की, स्पेशली युवाओं की एनर्जी को बर्बाद किया जा रहा है। वो पढ़ लिख के धक्के खा रहे हैं, कोई परचून की दुकान पे काम कर रहा है, कोई चाय की दुकान पे काम कर रहा है, कोई कहीं मजदूरी कर रहा है, क्योंकि सरकार के पास रोजगार नहीं है। और यहां की सरकार, इस सरकार की भी सुनो, यहां की सरकार कोई भर्ती ऐसी नहीं जिसका पेपर लीक नहीं होता, कोई भर्ती ऐसी नहीं। 4.5 साल नहीं दिखा। जब हमने कहना शुरू किया मुख्यमंत्री जी कानून व्यवस्था इतनी अच्छी, तो पेपर कैसे, कागज तो नहीं संभाल सकते? मैंने ही कहा ना बूंदी में, नैनवा में, कि कागज नहीं संभालते, मेरे लोगों की रक्षा कैसे करोगे? तो कहते हैं कि हम जो नकल करा रहे उन पर बुलडोजर चला दोगे। 4.5 साल कहां थे आप? कितनी भर्तियां गिनाऊं आपको? सीएचए के बच्चे जब आंदोलन कर रहे थे, सीएचए वाले, मैं जब उनकी लड़ाई लड़ने के लिए गया,
मुझे होटल से उठा के 4 दिन के लिए जेल में बंद कर दिया। मैं ये कह रहा हूं 4 दिन नहीं मुख्यमंत्री जी, 400 दिन, 4000 दिन जेल में बंद रखो, मेरे लोग एक एक पाई पाई का हिसाब करेंगे तुमसे, याद रखो। ये तब तक आपके भरोसे थे जब तक इन पे किराए का मकान था। आज इन पे अपना घर है। महापुरुष कह के गए हैं कि लोगों के महलों से अच्छी होती है अपनी झोपड़ी। अपनी झोपड़ी में आप मालिक होते हो, उनके दरवाजे जाओगे, उनके पीछे खड़े होंगे, उनके पिछलग्गू बनोगे, उनका राज लाओगे, तो आपके हाथों में, आपके हिस्से में क्या आएगा सोच लेना। मैंने ये भी कहा और फिर कह रहा हूं, साहब कहा करते थे कि जब वोट फूल वालों को दोगे तो फूल वालों की सरकार आएगी। जब फूल वालों की सरकार आएगी तो वो अपने लोगों को ताकतवर बनाएंगे, रोजगार देंगे, काम देंगे। आपके हिस्से में क्या आएगा? जब वोट पंजे वालों को दोगे तो पंजे वालों की सरकार आएगी, पंजे वाले ताकतवर होंगे, पंजे वाले अपने लोगों को रोजगार देंगे, राशन देंगे, अधिकार देंगे। आपके हिस्से में क्या आएगा? अब मैं आपको बताता हूं, आप अपने वालों को वोट दोगे तो मैंने पहले भी कहा कि मांग पत्र बना के दे दो, जितने लोग यहां बैठे हैं। भारत का संविधान तुमसे झूठ बोला गया, मैं इस बात को सार्वजनिक करना चाहता हूं। वो राशन देके कहते हैं कि हम आप पे एहसान कर रहे हैं। वो राशन देके कहते हैं कि हम आप पे एहसान कर रहे हैं। सच को भी जान लो, तुम गांव गांव जाके बताना, बताओगे नहीं बताओगे? पहले सुन लो क्या बताना है। बजट समझते हो? बजट, वित्त मंत्री जी बजट पेश करते होंगे ना आपके यहां राजस्थान में, करोड़ों रुपए का। वो करोड़ रुपए आते कहां से पता है आपको? चलो जान लो, जान लो, जान लो। जिसको पता है बहुत बड़े, जिसको नहीं पता जान लो। ये मेरी माए बहनें भी जान लो। जो टैक्स आप देते हो, जो टैक्स आप देते हो, वो टैक्स प्लस जो प्राकृतिक रिसोर्स है यहां, उन रिसोर्स से जो आमदनी होती है, चाहे वो सरकारी कर्मचारियों पर टैक्स हो या आम आदमी पर टैक्स हो। टैक्स कैसे होते हैं ये भी बता देता हूं। कई तरह के टैक्स होते हैं। आप घर में माचिस खरीदते हो ना, उस पर टैक्स जाता है। आप बाल काले कराते हो ना, उन पर टैक्स जाता है। आप ये शर्ट पहनते हो ना, इस पर टैक्स जाता है। आप अब तो ऐसी निर्दयी सरकार केंद्र में थी, वो तो दूध, दही, लस्सी पे भी टैक्स लगाने लगी, खाने पीने पे भी, आटे पे भी। तो जो टैक्स आप देते हो वही पैसा इकट्ठा होके, और जो प्राकृतिक रिसोर्स है वही बजट बनता है। वो जो करोड़ों रुपए जिनकी घोषणा होती है, इसका मतलब आपका पैसा आपको देने का नाम सरकार है, और सरकार उस पर एहसान करती है कि हम आपको कुछ दे रहे हैं। देखो और सुनो, एक आदमी कम से कम 1000 रुपए का टैक्स बिना कुछ ज्यादा खर्चा किए सरकार के खाते में भेजता है। एक आदमी, एक छोटा सा बच्चा जिसकी कोई इनकम नहीं है, जो बोलना भी नहीं सीखा, उसकी दूध की बोतल पे टैक्स लगता है। वो डायपर पहनता है, उस पर टैक्स लगता है। वो जो कपड़े पहनता है, उस पर टैक्स लगता है। यानी कि एक छोटा बच्चा 1 साल का, वो भी हजारों रुपए का टैक्स एक साल में सरकार को देता है, एक महीने में देता है। अगर साल का हिसाब बनाए तो 12,000 रुपए बैठेंगे। मैं तो छोटी बात बता रहा हूं। और सरकार आपको राशन कितने पैसे का दे रही होगी, जरा बता दो। कितने पैसे का राशन दे रही होगी? 200 रुपए का। अब देखो कितनी बढ़िया बात है। मेरी मां भी समझ जाएगी इस बात को, जो ना पढ़ी लिखी हो वो भी समझ जाएगी। मां, अगर मैं तुझसे 1000 रुपए लूं और 200 रुपए तुझे वापस दूं, तो तेरे पैसे मेरी तरफ है या मेरे पैसे तेरी तरफ है? ये बता दे बस। किसके पैसे किसकी तरफ है बताओ। अगर किसी मां ने या भाई ने मुझे 1000 रुपए दिए और मैंने उसको 200 रुपए वापस लौटा दिए, तो किसके पैसे किसकी तरफ है? आपके 800 रुपए मेरी तरफ है। आप 1000 रुपए का टैक्स देते हो महीने में, एक आदमी।
सरकार 200 रुपए का राशन देती है, फिर भी आंख दिखाती है, आपका पैसा आपको दे रही है, 800 जेब में भी रख रही है और फिर कह रही है कि हम आपको राशन दे रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि भारत के संविधान दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है और वो संविधान अंतिम व्यक्ति को भी रोटी, कपड़ा, मकान, इन तीनों चीजों की गारंटी देती है कि हर व्यक्ति को रोटी मिलेगी भरपेट, हर व्यक्ति को पहनने के लिए कपड़ा मिलेगा और हर व्यक्ति को ढकने के लिए सर, छत मिलेगी, मकान मिलेगा। यह गारंटी कौन देता है? सरकार नहीं देती। कौन देता है? संविधान देता है। उसी संविधान के अनुसार सरकारें बनती हैं। ये आपसे झूठ बोलते हैं, ये आके आपको गुमराह करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास वोट है। ये आपकी बस्तियों में आते हैं इसलिए कि आपकी वोट को लूट सके। ये आपके गले लगते हैं। आप ये बताओ, अगर अमीर चाहते हैं कि गरीबों का भला हो जाए तो कोई गरीब रहता क्या? ये माएं सुने, ये मेरी बहनें सुने, अमीरों के कुत्ते घी खाते हैं, अमीरों के कुत्ते एसी में सोते हैं और मेरे लोगों के तन पे कपड़ा नहीं दिया है सरकारों ने हमें। ये है सच्चाई इस देश की और ये सच्चाई है प्रदेशों की। पीने के लिए मेरे लोगों पे पानी नहीं है, इनका कुत्ता जो है बिस्लेरी में नहाता है। ये है सच्चाई इस देश की। लेकिन आप इनके बातों में आ जाते हो और फिर इनको ताकतवर बना देते हो। मेरे पिताजी कहा करते थे कि अजमाए हुए को अजमाना नहीं चाहिए, जिनको अजमा चुके और अजमा के देख चुके की। मैंने वहां कहा बादरा में कि अगर आप गलती कर बैठते हो, मैं गंगापुर सिटी में भी कह रहा हूं, तो 5 साल जो खाल उतरेगी हमारे लोगों की, जो अन्याय सहना पड़ेगा हमारे लोगों को, जो रेप हत्याएं होंगी, जो पूजा भील को टुकड़ों में काटा जाएगा, उसके जिम्मेदार आप भी होंगे। इस बात को आप लोग याद रखना, क्योंकि आपकी गलती, आपकी लापरवाही, क्योंकि वोट का अधिकार आपको बिकने के लिए नहीं मिला, वोट का अधिकार आपको गुलामी से मुक्ति के लिए मिला है, वोट का अधिकार आपको ताकतवर बनने के लिए मिला है। अगर आप अपनी वोट का प्रयोग गलत कर देते हो तो जो अन्याय होगा उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, उसके जिम्मेदार भी आप होंगे। दूसरा, काशीराम साहब ये कहते थे कि वोट की रक्षा कैसे करनी है, जैसे बहन बेटे की रक्षा करते हैं। तो आपकी वोट इतनी सस्ती नहीं मेरे लोगों कि थोड़े से पैसे शराब या राशन पे किसी को दे दो। ये तो सरकारों को देना ही है। आप वोट अपनी ताकत बनाने के लिए दो। मैंने अभी 4 दिन पहले 2 लाइनें लिखी थी, आपने अगर पढ़ी हो मेरे ट्विटर हैंडल पे, राजेश अगर पढ़ी हो, मैंने लिखा था कि निकाल लाया हूं परिंदों को पिंजरों से, निकाल लाया हूं परिंदों को पिंजरों से। अब बस परिंदों के दिमाग से पिंजरा निकालना बाकी है। जिस गुलामी बेबसी में आपका अपना मकान ना होने के कारण आप लोग रह रहे थे, उस कमरों से आपको निकाल लाया हूं मैं। अब बस आपके दिमाग से बात निकालनी है कि जब वोट देके आप उनकी सरकार बना सकते हो तो अपनी भी बना सकते हो। वो जो नारा दिया महापुरुषों ने कि वोट हमारा राज तुम्हारा, अभी मुझसे एक हमारे साथी केपी सिंह जी ने सुबह कहा कि देखो महापुरुष कह के गए कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन यहां राजस्थान में क्या हो रहा है कि वोट तुम्हारा राज हमारा, यूं ही चलेगा, यूं ही चलेगा, क्योंकि मेरे लोग गुलामी छोड़ना नहीं चाहते। कार्तिक भील का परिवार 3 महीने सड़क पे धूल फेंकता है, उसके बच्चे खून के आंसू रोते हैं। क्या जवाब दूं मैं उसको, उस परिवार को, कि जो जिस पे आरोप है वो कांग्रेस का विधायक है इसलिए उसका कुछ नहीं हो सकता है? तो कानून बराबर कैसे हुआ? मैं मुकेश वाल्मीकि जी यहां बैठे, इनका बेटा हर्षाधिपति वाल्मीकि, एक आपका अपना खून, आपका भाई अधिकारी, उसको एक विधायक जाके पीटता है, 22 जगह से उसकी जो है उसकी हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती है और उसको मरा हुआ समझ के छोड़ देता है। वो तो आपका खून था कि उनसे नहीं मरा, इतने लोगों से भी, वो आपका बलशाली खून था, वो नहीं मरा। आज वो अपने पैरों पे खड़े होने की स्थिति में है, वो भी बेड पे उठ जाएगा, जैसे आप उठ के खड़े हुए वो भी उठ जाएगा। लेकिन जवाब दो
कि एक दिन में उस विधायक की जमानत हो जाती है, तो मैं क्या जवाब दूं? अगर तुमने ऐसा कर दिया होता, पृथ्वीराज बैरवा ने क्या किया? जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 51 कहता है कि अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ बोलो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाओ, ये करने पे उसकी नौकरी छीन ली गई। और हमारे भाई की हत्या करने के प्रयास करने वाले पे एक दिन में जमानत, तो कानून किसके लिए बराबर हुआ? देखो, मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको एक गुलामी की जिंदगी पसंद आ रही है मेरे लोगों, सच्चे मन से कह रहा हूं, तो फिर कोई जरूरत नहीं इसको बदलने की। और अगर आपके अंदर ये बेचैनी झटपटाहट हो कि यार हम सबको आजमा के देख चुके, हमने सब पे भरोसा किया, कोई कुछ करता तो है नहीं हमारे लिए, लड़ने के लिए तो फिर भी हमारे भाई को आना पड़ता है, तो उसको ही ताकत दे दो इस बार। तो फिर मैं गारंटी से कहता हूं कि आपकी तरफ आंख उठाने से पहले, आपको घोड़ी से उतारने से पहले, मूछे रखने, घड़ा छूने पे, आपकी हत्या तो बहुत दूर की बात है, आपकी तरफ आंख उठाने से पहले भी 1000 बार सोचेंगे लोग। ये बात याद रखना। क्या मैंने कभी आपसे कोई बात झूठी कही है? बताओ। मैंने 16 महीने जेल काटी, 10/6 की एक कोल काट, उसमें काल कोठरी में, मेरे पुराने लोग जानते हैं। मैंने सरकार से कभी ये नहीं कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं डर गया। मैंने सरकार से ये कहा कि इंतजार करो किस दिन मेरे लोग मेरी बात के साथ खड़े हो जाएं, फिर मैं बताऊंगा कि किसी गरीब के बेटे के साथ अन्याय कैसे होता। फिर ये याद रखना। मैंने दिल्ली के आंदोलन में 250 लाठियां खाई। जो लोग गए थे वो जानते हैं कि 12 दिन मैं सीधा नहीं लेट पाया, क्योंकि पुलिस, देखो मैं पुलिस से इसलिए कुछ नहीं नाराजगी जाहिर करता, पुलिस सरकार की होती है, पुलिस से मेरी नाराजगी नहीं है। वो नौकर हैं बेचारे, उनकी नौकरी है, जो सरकार के लोग आदेश करेंगे उनको करना पड़ेगा। वो कर्मचारी हैं, वो सेवक है। लेकिन उन्होंने 250 लाठियां मुझे मारी और मुझसे पता क्या कहा कि गृह मंत्री से माफी मांग लो। तो मैंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद आजाद पैदा हुआ है, गर्दन झुकेगी नहीं। ये उस समाज का सम्मान है, ये झुकेगा नहीं। मर तो सकता है लेकिन झुकेगा नहीं। मेरी ताकत आप हो। मैंने आपको देखा, मैं जब हेलीकॉप्टर से आ रहा था ना, देखो मुझे कोई शौक नहीं हेलीकॉप्टर में आने का, मैं सच बता रहा हूं। मैं तो एक गरीब का प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूं। मैं बताता हूं, मुझे बताने में कोई अपमान नहीं है कि मेरी मां घास काट के लाती थी खेत से और सर पे उठा के 40 किलो की गठरी, और आके वो दूध बेच के उसने हमें पाला, 6 बहन भाइयों को। मैं जानता हूं गरीबी कैसे होती है। मैंने देखा कि मेरे पिताजी ने मुझे वर्दी दिलाने के लिए, सर्दी में मुझे जूते दिलाने के लिए अपने लिए कपड़े नहीं बनाए। मैं जानता हूं गरीबी को। मैं गरीबी से निकल के आके खड़ा हुआ हूं यहां। मेरे बहुत कुछ शौक नहीं है, मुकुट पहनने के, हेलीकॉप्टर में घूमने के नहीं, इसकी ऐसे शौक नहीं रखता हूं। एक ही शौक रखता हूं, एक ही संकल्प करके बैठा हूं। माला नहीं पहनता हूं, आप लोग जानते हो कि माला नहीं पहनता हूं। क्यों नहीं पहनता आपको पता है? क्योंकि जिस दिन हाथरस में मेरी बहन के साथ अन्याय हुआ, मैंने अपनी मां को वचन दिया था कि जब तक इस देश में हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा तब तक मैं माला नहीं पहनूंगा, चाहे कुछ हो जाए। और वो दिन है, 2 साल से ज्यादा का समय हो गया, मैं वचन का पक्का हूं। मैं आपको भी वचन दे रहा हूं, चाहे गरीबी आपकी समस्या हो, बेरोजगारी आपकी समस्या, महंगाई आपकी समस्या हो, अन्याय अत्याचार आपकी समस्या हो, सामाजिक अपमान आपकी समस्या हो, आप सिर्फ मांग पत्र बना के मेरे साथ खड़े हो जाओ। जिस दिन आपकी ताकत यहां बनेगी, मैं इसकी अगले दिन घोषणा करवा के दे दूंगा। मेरा वादा है आप लोगों से। और देखो, पानी देना यार, मुझे यहां से एमपी एमएलए भी नहीं बनना यार भाई, ये भी मेरी इच्छा नहीं है ईमानदारी से कि मुझे एमपी एमएलए बनना है। एक इच्छा मेरी है कि यहां बैठे गरीब के बेटे एमपी एमएलए जरूर बने, और वो एमएलए बन के उन माओं के आंसू पूछने के काम करें, उन बुजुर्गों के दुख बांटने काम करें जिनको व्यवस्था ने ठग लिया।
जो सिर्फ चुनावी पैर छुआऊ होते हैं बेचारे, उनके दुख उनके आंसू पूछने काम करें। देखो तो जाके सही कि जब गरीब अपनी बेटी की शादी करता है तो साहूकार से पैसा लेता है उधार, और फिर सालों उसकी पीठ जो है छलनी हो जाती है उस उधार को उतारने में। अगर अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहे तो वो उधार लेता है, लोन लेता है, कर्जा लेता है, उसकी जमीन गिरवी रख जाती है और ताकतवर उसकी जमीन छीन लेता है। मैं बस उनके चेहरों पे खुशी देखना चाहता हूं, उनके साथ हो रहा अन्याय बंद करवाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हर गरीब के बेटे को, चाहे वो कितनी अच्छी शिक्षा लेना चाहे, मुफ्त की शिक्षा मिले, फ्री शिक्षा सबके लिए, कोई किसी जाति धर्म का हो, सबको मिले, कि कोई ये ना कहे कि हमें नहीं मिल रही। और क्योंकि मैंने, ठंडा हो रहा है, मैंने अपने पिता को अपने हाथों में खोया, क्योंकि मैं पैसे वाला नहीं था, अपने पिताजी का प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा पाया। मैंने उनको भी उस दिन वचन दिया, उनके अंतिम दिन उनके सौ पे हाथ रख के, कि मैं कोशिश करूंगा, पूरी मेहनत करूंगा ईमानदारी से, कि कोई गरीब मेरा आपके जैसा आने वाले समय में अपनी बहन, भाई, बेटे, बच्चे, पत्नी, पिता, मां को इसलिए ना खो दे कि उसकी जेब में इलाज के लिए पैसे ना हो। बस ये लड़ाई कि सबको, अगर संविधान सबको बराबरी के अधिकार देता है तो फिर वो बराबरी के अधिकार जमीन पे भी मिलने चाहिए। अगर संविधान सबको आगे बढ़ने की इजाजत देता है तो वो इजाजत जमीन पे भी मिलनी चाहिए। मैं आपसे एक चीज और कहना चाहता हूं, बैरिकेटिंग बहुत तोड़ते हो आप लोग। मैंने पूछा इससे बैरिकेटिंग क्यों नहीं लगवाई, तो कहा इस आंधी ने बैरिकेटिंग तोड़ दी। तो चलो ये तो मैंने मान लिया, बस ये बेड़ियां कब तोड़ोगे ये भी बता दो, जो गुलामी की बेड़ियां आपके आसपास लगी है। देखो एक कहानी सुनाता हूं, शायद आप समझ जाओ कि गुलामी किसे कहते हैं। गुलामी सिर्फ शारीरिक नहीं होती, मानसिक भी होती है। हाथी देखा आपने, हाथी, एलिफेंट। हाथी जब छोटा होता है ना, बच्चा होता है, उसके पैर में एक मोटी सी संखल बांधते हैं, देख लेना, महावत को किसी को देखना, और उसको मजबूत खूंटे से बांधते हैं। वो पूरी जोर लगाता है लेकिन उस संकल को तोड़ा नहीं पाता। उसके दिमाग में ये बात घर कर जाती है कि ये संकल तू तोड़ नहीं सकता। फिर हाथी बड़ा हो जाता है जब वो सारी संकल तोड़ सकता है, लेकिन फिर उसके पैर में एक छोटी सी रस्सी बांधते हैं। बस ये गुलामी उसके साथ दिमाग में रहती है कि वो इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता है। आपके दिमाग में भी ये गुलामी बैठ गई है कि भाई हम अपना विधायक नहीं जिता सकते, हम अपनी सरकार नहीं बना सकते। आप ये बताओ, वोट आपका है, आपके वोट से विधायक बनेगा, तो भाई आप जब दूसरे का बनाते हो तो अपना क्यों नहीं बना सकते। देखो एक और आपसे कह रहा हूं, मैंने ये प्रदेश स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे भी किया, कि जब तक हम जाति के आधार पे तोड़े गए लोगों के साथ, जो हमारा अपना ही सब परिवार है, जिनको हम यहां संविधान के अनुसार दलित पिछड़ों के रूप में जानते हैं, आदिवासियों के रूप में जानते हैं, अल्पसंख्यकों के रूप में जानते हैं, जिनको हम संविधान से पहले शूद्रों, अति शूद्रों के रूप में जानते थे, जब तक हम उनमें भाईचारा नहीं बनाएंगे, जब तक हम एक दूसरे के साथ नहीं खड़े होंगे, जब तक हम किसान का, मेरे लोग देखो याद करो, बाबा साहब अंबेडकर और सर छोटू राम मिलके लड़े नहीं लड़े? जब मिलके लड़े तभी तो गरीबों को जमीन आई। जब बड़ा भाई और छोटा भाई मिलके लड़ेंगे तो वो किसी भी दुश्मन को निस्ता नाबूद कर सकते हैं, और जब अलग अलग लड़ेंगे तो फिर उनका अपना नुकसान होगा। मेरा प्रयास यहां चल रहा है कि बड़े और छोटे भाई सब मिलके लड़े। मैंने इसका प्रयास पहले किया, जिन्होंने पंचायत की उनको भी ये सीख हमने दी कि हमने राम लखन मीना जी, जो हमारे पढ़े लिखे आदिवासी समाज के प्रोफेसर है, हमारे भाई है, मैंने उनको कहा कि आप नेतृत्व करो, हम इन SC ST के लोगों को सबसे पहले इकट्ठा करेंगे, आप आगे बढ़ो, हमारे लोग सब लोग मिलकर आपको आगे बढ़ाएंगे। आपका दिमाग, आपकी शक्ति और ये एकता को हम लोग जमीन पे मजबूत करेंगे। हमें देख के उन्होंने ये पंचायत की। फिर
अभी हमारा प्रयास हो रहा है कि पिछड़े वर्ग के भाइयों को भी इकट्ठा करें, अल्पसंख्यक वर्ग के भाइयों को भी इकट्ठा करें, उनको भी साथ लाए। लेकिन ये तब तक संभव नहीं जब तक आप लोग नींव का पत्थर बनने के लिए तैयार ना हो जाओ। जब आप लोग गांव गांव जाके जोड़ने का काम करोगे तब हम लोग कामयाब हो पाएंगे। क्या आप इस लड़ाई में मेरा साथ दोगे? नहीं, दोनों हाथ उठाओ, 1 मिनट उठा के रखो। ऐसे नहीं मानूंगा मैं आज। जो 1 मिनट में नीचे कर लेगा मैं मानूंगा उसका इतनी हिम्मत थी। वो मत उठाना जो खुद दूसरे सहारे खड़ा है। जैसे इधर के लोग सहारा लेके खड़े, वो हाथ मत उठाना, गिर जाओगे। चलो नीचे करो। हेमराज बैरवा कहाँ है? क्या हेमराज बैरवा मुझे सुन रहा है? बद्रीलाल बैरवा भंडारी, सनो बद्रीलाल बैरवा, ग्राम भंडारी, जिला दौसा। तुम्हारे जीजा जी खड़े हैं, कुछ जरूरी काम है सड़क पे, जरा एक बार मिल लो जाके। उनको जाने दो, रास्ता दे दो। भाई। मेरे नौजवान साथियों, रास्ता दे दो। देखो, मैं आपसे विदाई लेना चाहता हूं इस उम्मीद के साथ कि इस बार किसी का पैसा, किसी का राशन और किसी की झूठी बातें आपके मेरे बीच में दूरी नहीं बना पाएंगी। किसी की झूठी बातें आपको और मुझे अलग नहीं कर पाएंगी। क्या ये मैं मानूं कि गंगापुर सिटी और इसके आसपास के जो इस संभाग के लोग हैं वो इस बार मुझे ताकत देने का काम करेंगे? आश्वस्त हो जाऊं? पहले जवाब दो। ऐसा तो नहीं कोई पैसा देगा तो भूल जाओगे? पहले रुक जाओ, माओ से पूछ लेते हैं। माँ बहनें खड़ी हैं वहां, तुम लोग पीछे हो जाओ जरा से। बताओ, मेरी माँ बहनें खड़ी हैं, बेटा चाहिए या पैसा चाहिए? बताओ। नहीं, दोनों हाथ उठा के बताओ, बेटा चाहिए, भाई चाहिए या पैसा चाहिए? चलो ठीक है, रुक जाओ। सिर्फ नौजवान साथी बताओ, भाई चाहिए या पैसा चाहिए? बताओ। आवाज कम है, मजा नहीं आ रहा है। जब मैं पूछूंगा तब बताना, भाई चाहिए या पैसा चाहिए? अच्छा, अब मैं अपने सम्मानित बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं, आपने गरीबी झेली, अन्याय झेला, कोई आपके आंसू पूछने नहीं आया। आपको अपना बेटा चाहिए या पैसा चाहिए? बताओ। जो लगा के बताओ, बेटा चाहिए या पैसा चाहिए? तो फिर मैं आपसे वादा करता हूं कि दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती अगर आप तैयार हो तो। चलो मेरे साथ आवाज दो, आवाज दो। नहीं, मुख्यमंत्री तक आवाज नहीं जा रही होगी, तेज बोलो, आवाज